कैसे हो दोस्तों। हम लेके आ गए हैं अपनी एक और वीडियो। बस आपका थोड़ा सा समय लूँगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर के इतिहास की सारी सच्चाई। ये वीडियो खोलेगी वो सारी परतें जो कि आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। किस तरह से पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया और हमारे कुछ लोग उनके साथ थे जिन्होंने हमें धोखा दिया। आज तक कश्मीर और हिंदुस्तान उसकी सज़ा भुगत रहा है। हम और ये भी जानेंगे किस तरह से एक षड्यंत्र के तौर पे कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता है। किस तरह से प्रोपेगेंडा फैला के पाकिस्तान बार बार कश्मीर को हथियाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं इस वीडियो को, जो ना सिर्फ हमारा ज्ञानवर्धन करेगी बल्कि हमें हिंदुस्तान के इतिहास से और करीब करेगी। हम जान पाएंगे हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ, किस तरह से हिंदुओं के साथ आज तक बर्बरता की जाती है, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों पाकिस्तान सफल हुआ अपनी इन साजिशों में। देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सुशील जी, आपका एक ट्वीट मैंने देखा 1-2 दिन पहले। उसमें जी आप कहा है कि जी वहाँ पे जो कश्मीर में जो हिंदूज हैं उनके पास हथियार होने चाहिए और उनके पास असला होना चाहिए और इस किस्म की बात। सर, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आपको सुनते हैं। आपको लगता नहीं कि आप कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं यूथ को? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ट्वीट भी देखा और उस पर एक सवाल भी किया। आपने फिर ये भी सुना होगा कि इसी हफ्ते सोमवार को एक लुक भवन गांव है अनंतनाग में, उसके निहत्थे सरपंच को कुछ दहशतगर्दों की टोली ने आकर अकेले निहत्थे आदमी को, चुने हुए आदमी को गोलियों से भून दिया। वो वहां के मुसलमानों के वोट से जीता था, अकेला हिंदू था गांव में। सही। अब इंतजामिया और सरकारें एक एक आदमी को तो तहफ्फुज नहीं दे सकती, हर एक के साथ पुलिस का दस्ता नहीं लग सकता। सही। लेकिन हमारा ऐसे जिहाद से वास्ता पड़ा है जो निहत्थों पर और अकेलों पर बहादुरी जताते हैं, औरतों और बच्चों पर बहादुरी अपनी निकालते हैं। अब हथियारबंद जिहादी कलाशनिकोव लेके आए और पीठ के पीछे वार करके चले जाएं। 40-42 साल का ये शख्स, इसकी 3 बेटियां हैं, इसके अपने वहां बाग हैं, ये वहां के लोगों का इलेक्शन से जीता हुआ सरपंच है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि इसके पास खुद की हिफाजत करने की सलाहियत और कुव्वत होती तो शायद ये एक दो को मार के मरता, या फिर इस पर हमला करने से पहले लोग 2 बार सोचते। क्योंकि ये निहत्था था, क्योंकि ये अपनी हिफाजत खुद करने में इसकी तैयारी नहीं थी, तो इसको आसान सा टारगेट बना दिया गया। यही हाल अभी 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा हमारे यहां होती है। हर साल लोग तीर्थ पे आते हैं, लाखों लोग आते हैं, औरतें और बच्चे और बूढ़े भी आते हैं। 8 लोग मार दिए गए, निहत्थे, जिसे आप उर्दू में जियारत कहते हैं, हम उसे तीर्थ कहते हैं। जी। लोग अपने अकीदे की वजह से जा रहे थे, दूर दूर घरों से आए थे, औरतें थीं। उन 8 में से 7 औरतें थी और एक बच्चा था। ये जिहाद की बहादुरी है। देखिए साहब, कि तीर्थ के लिए आए हुए निहत्थे, औरतें, बच्चे, 50,000 का लश्कर लगता है इन 5 लाख यात्रियों को तहफ्फुज देने के लिए। दुनिया में इस तरह की जियारत शायद ही कहीं होती होगी। अपने ही देश में अपने ईश्वर से
साल में एक बार कोई मिलने जा रहा है और उसका ये हश्र हो। तो इसलिए मैंने कहा कि वहां के शहरियों को, क्योंकि ये कानूनन भी हक है, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा आईन कहता है कि लोगों के पास अपनी हिफाजत का हक है, अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करने का हक है, हथियार उठाने का हक है। आप किसी पर हथियार ना उठाएं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए जब आपकी जान पर बनाए तो आपका पूरा हक है कि आप हथियार रखें और उसका इस्तेमाल करें जब आप पर कोई बेजा हमला करे। तो उसकी उसकी नजर उस नजरिए से मैंने कहा कि लोग भेड़ बकरियों की तरह कत्ल ना हो और इन जिहादियों के हत्थे चढ़कर बेमौत न मारे जाएं। जब तक पुलिस आए, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आए, ये जहां बहक ना हो जाएं, इनके पास कम से कम एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ देर के लिए तो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। लेकिन सर आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई जिहादी थे या किसने किया? आपको मालूम है, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, या आप अपने अपना एक अंदाजा बता रहे हैं? जी हाँ, मारने के बाद उन्होंने कबूला। यहां पर एक रिवायत है, मारने के बाद वो बाकायदा पैगाम देते हैं कि ये हमने मारा है। सही। ये लोग कहते हैं कि हम मार के गए हैं, क्योंकि होड़ लगती है साहब क्रेडिट लेने की। आप यहां से पैसे आते हैं ना, जब ये क्रेडिट लेते हैं तो इनकी इनामात बंटते हैं, इनके पास इनको रकम अदा की जाती है, और जितने मरे, किस हैसियत का मरा, उसके हिसाब से बाकायदा पेमेंट होती है। तो लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपकी तरफ के जो कश्मीर है वहीं से कोई जिहादी हो, वहीं से कोई फ्रीडम फाइटर हो जो तंग हो रहे हो, और उनका एक कोई टाइप का रिएक्शन ऐसे ऐसे, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई ऐसे कैसे किसी को जाके मार सकता है नहीं, मुझे बिना बताइए वजह, ये बगैर कौन किसी सी रीजन फ्रीडम के। फाइट है? ये कौन सी फ्रीडम फाइट है कि चुने हुए सरपंच निहत्थे अकेले व्यक्ति को पीठ के पीछे से 3-4 लोगों की टोली जाके गोलियां बरसा के मार दे? ये फ्रीडम फाइट है कि जियारत पे आई हुई औरतों पर, बस में बैठी हुई औरतों पर गोलियां छिड़का के निकल जाए? ये कौन सी फ्रीडम फाइट है? ये किससे फ्रीडम है? वहां कहते हैं, नारा लगता है, हम क्या चाहते? आजादी। उनसे पूछिए ये कौन सी आजादी है? कहते हैं आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। तो वो खुद बताते हैं कि ये कौन सी फ्रीडम फाइट है। सही। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं, वो एक सेक्युलर मुल्क में इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं। वो उनके नारों में, उनकी तहरीरों में, उनके नामों में, जब वो अपने आप को जैश मोहम्मद कहते हैं, जब वो खुद को लश्कर तैयबा बतलाते हैं, जब अपना नाम हिजबुल मुजाहिदीन रखते हैं, और जब इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने वाली जो बॉडी है, वहीं मुजफ्फराबाद में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है जिसको सैयद सलाहुद्दीन चलाता है, वो तो खुद को अपने आप को जिहादी बताते हैं, और यही सारे इस्लामी नाम रखे हुए हैं। तो कोई शक व शुबा नहीं रह जाता, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी सरकारें इसमें थोड़ा हेजिटेट करती हैं इनको जिहादी कहने में, क्योंकि यहां लोगों को बीमारी है कि सेकुलरिज्म कहीं खतरे में ना पड़ जाए, तो इसलिए वो सीधे सीधे मुसलमान और इस्लाम से शिनाख्त हो जाती है, तो लोगों को थोड़ा लगता है कि शायद सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उनको कोई गुरेज नहीं है खुद को जिहादी बतलाने में, इस्लामी परचम फहराने में, आईएसआईएस के झंडे फहराने में, तो वो अपने मुंह से बताते हैं। सही। मैं कोटी साहब आपकी तरफ चलूंगी। आपने बात सुनी सुशील साहब की, आपको लग रहा है कि ये चीज जो है कहीं पे हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, या ये मजीद टेंशन बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, मैं सुशील पंडित साहब को कहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि एक इलेक्टेड सरपंच था जिसको मार दिया गया। जो हालात है इस वक्त, आपको पता है कि ये जो
राष्ट्रीय सिविक स्वाम सिविक संघ था, इन लोगों के ट्रेंड हुए हुए लोग कश्मीर में धकेल दिए गए हुए हैं, जो वो ऐसे जुल्म ढा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, पंडित साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जिस चीज़ को जहाद कह रहे हैं या जिससे ये एक स्ट्रगल अगेंस्ट द वो जो नेटिव है वहाँ स्टेट के, वो कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस से। उसकी नौबत क्यों आई कि 1947 में 48 में जब ये ज़बरदस्ती हिंदुस्तान ने वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर है जिसे हम कहते हैं कब्ज़ा किया, तो उसके बाद इन्हीं का वज़ीर आज़म उस वक्त था जवाहरलाल नेहरू, वो यूनाइटेड नेशन में गए और वहाँ पे कश्मीरियों को एक प्लेज दी। प्लेज ये थी कि आपको रेफरेंडम अलाउ किया जाएगा और आप चूज करेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। आज उस चीज़ को 70 साल हो गए हुए हैं, उसकी नौबत ना आई। 40 साल तक वो कश्मीरी इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि शायद डिप्लोमेटिकली दुनिया मान जाए या यूनाइटेड नेशन को तरस आ जाए, ये रेफरेंडम हो जाए और हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाए। हुआ क्या, 1987-88 में इन्होंने, जैसे अभी नेटक गवर्नमेंट आई है पिछले 5-6 सालों से, ऐसे ही उन्होंने कश्मीरी को दबाने की कोशिश की, जिस पर एक आर्म स्ट्रगल सामने आ गई। सैयद सलाहुद्दीन का ये कह रहे हैं, बिल्कुल जिहादी काउंसिल के वो चेयरमैन है, और वो आर्म स्ट्रगल उनकी चेयरमैनशिप के अंडर मकबूजा कश्मीर की उस वक्त की असेंबली के कुछ इलेक्टेड लोग थे जिन्होंने इसे लीड किया, जैसे सैयद अली गिलानी हैं, शबीर शाह हैं, और भी बहुत से हुर्रियत पसंद लीडर हैं वहाँ पे। वो उसकी नौबत क्यों आई कि जो दुनिया ने वादा किया था या हिंदुस्तान ने वादा किया था वो फुलफिल ना हो सका, और वो उस स्ट्रगल को अभी 30 साल से जायद का अरसा हो गया हुआ है। ये जो सुशील पंडित साहब कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, एक नैतिक है, देखें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि 100 लोगों का माप होता है और 2 मुसलमान होते हैं, उन्हें वो घेर लेते हैं और बड़े बाजार में मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे इन प्रेजेंस होती है और कोई शख्स आगे नहीं बढ़ता। ये कश्मीर के बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि 2 भाई थे जो यहाँ से वो गाय ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वो एक मॉब के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने वहाँ पे उनको जुल्म कर करके मार दिया इस शक पे कि ये गाय जो लेकर जा रहे थे ये ज़बह करेंगे। बहुत सी मिसालें हैं पिछले 30 सालों में। छत्तीसगढ़पुरा का मामला है, आज से कोई 10-15 साल पहले सिख थे वहाँ पे, 29 के करीब उनको मार दिया गया और कोशिश यह क्या की गई पोर्ट्रेट करने की ये कि मुजाहिदीन ने किया, मगर जब उसकी इंक्वायरी हुई बाद में ये पता चला जी कि ये जो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के, बॉर्डर फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने उन सिखों का कत्ल किया, वो उनके साथ 3 हफ्ते तक मुख्तलिफ जो उनकी गेट टुगेदर थी या वो जो क्रिकेट खेल रहे थे या एक्टिविटीज़ थी उसमें शामिल रहे, और एक रात को उनका जत्था आया और ये लोग मुजाहिदीन की शक्ल ओढ़ के आए और उन सिखों को वहाँ कत्ल करके आ गए। बाद में बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से भी ये खबरें आई थी और ये इंक्वायरी भी हुई थी कि वाकया ही वो उसमें मुजाहिदीन का कोई तल्लक नहीं था। आज भी मुजाहिदीन अगर वहाँ पे कन्फ्रंट कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की आर्मी को कर रहे हैं। वो आर्मी जो 7 लाख इनकी प्रोफेशनल आर्मी है, 1 लाख इनकी वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और 1 लाख के करीब पुलिस है जो जबरो जुल्म कर रही है। ये पंडित साहब भी उन 80 लाख कश्मीरियों में से एक होंगे कि आप देखें कि हर 8 कश्मीरियों के पीछे एक फौजी है, और वो अगर वो ये अब भी ब्लेम दे रहे हैं कि वो क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म का या मकबूजा कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर है जो वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, और इंशाल्लाह ये जो स्ट्रगल है, ये जिसे जहाद कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी फ्रीडम के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। और हमें यकीन है पंडित साहब, आप ये दिन याद रखना, ये गुफ्तगू याद रखना कि ये कश्मीर आज़ाद होके रहेगा इसकी वजह से कि जो जुल्म वहाँ पे स्टेट टेररिज्म की गई हुई है वहाँ पे, वो आपकी माएँ बहनें अगर मुसलमान, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी अगर कश्मीरी हैं तो आपका भी कश्मीर पर उतना ही हक है जितना एक मुसलमान का हो सकता है। जो वहाँ पे अजमत दरियाँ की गई हुई हैं वहाँ पे बेटियों की, माओं की, बहनों की, वो भी आप में ही से थे, और वो कौन करता रहा है? हिंदुस्तान की फोर्सेस करते रहे।
आपके सामने वहां पे कितनी डिस्पेरेंसीज है जो उठा के ले गए रात को पुलिस फौज वाले, और उन बच्चों का पता ही नहीं चला, उनकी तादाद भी आपके सामने है। 1 लाख के करीब जो वहां पे शहादतें हुई हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो वही बच्चे हैं। और एक और बात आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि 1989 से लेकर आप 31 साल हो गए हुए, ये दूसरी जनरेशन जो इसी स्ट्रगल के दौरान या इंडियन अट्रॉसिटीज के दरमियान ये पैदा हुए और बड़े हुए, परवान चढ़े। आज जब एक मजाहिद शहीद होता है तो उसके जनाजे में भी 80-80 हजार, लाख, 1.5 लाख कर्फ्यू तोड़कर लोग आते हैं। श्रीनगर की गलियों में आप देखें कि आपकी वहां पे 2 लाख फौज है श्रीनगर शहर में। वो किस तरह वो पैलेट गन्स के अगेंस्ट पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं। मुझे तो ये चाहिए कि आपको भी कश्मीर के सिलसिले में एक मुतवाजन और हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करनी चाहिए, और ये मानना चाहिए कि वाकई जो हिंदुस्तानी जबर से वो कश्मीर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जी पंडित साहब, आपने बात सुनी, आपने कमेंट सुना, आपने चौधरी साहब का क्या कहते हैं आप? अब क्या कहा जाए, ये तो बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूं। मैं तो पैदा होने के बाद से ये रिकॉर्ड कई दफे सुन चुका हूं, और क्योंकि मैं वहां रहता हूं, वहीं का हूं, पैदाइशी वहीं का हूं, ये तो बॉर्डर पार से पता नहीं कौन सी दूरबीन से ये सब देखते हैं। मुझे अपने आसपास ये सब नहीं दिखाई पड़ता। अब जैसे इन्होंने कहा कि 8 लाख फौज है, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की कुल फौज करीब 12 लाख है। 23 लाख जी हाँ, हमारे यहाँ 12 लाख फौज है, सिर्फ 12 लाख फौज है। आप ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप जाकर के हमारे गूगल पे देख सकते हैं। हमें कोई छुपा के फौज रखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फौज का हिसाब किताब पार्लियामेंट में तय होता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनके नाम हैं। हमारे यहाँ मुल्क को फौज नहीं चलाती, मुल्क चलाता है फौज को, और पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो कुल मिला के 12-12.5 लाख की फौज है। अब आपके पाकिस्तान के साथ ही कितना बड़ा बॉर्डर है, और उससे ज्यादा बड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है। अगर 8 लाख फौज हम कश्मीर में टिका देंगे तो बाकी के 4 लाख से कितना कल चलाएंगे, ये सोचने की बात है। तो अगर आटे में नमक मिलाए ना तो चल जाता है, नमक की रोटी बना के खाएं तो नहीं खा पाएंगे। तो थोड़ा उसमें बैलेंस रख के चलना पड़ता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कश्मीर में फौज दाखिल हो गई 1947 में। मैं आपको तारीख के हवाले से ये बताता चलूं कि जब अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया, सर सिरिल रैडक्लिफ ने एक रैडक्लिफ लाइन बनाई। हमारे मगरिब में और मशरिक में वो 2 लकीरें खिंची, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरिकी पाकिस्तान। जहां मुसलमान अक्सरियत में थे वो पाकिस्तान बना और बाकी का हिंदुस्तान बना। लेकिन कोई 650 रियासतें थीं चौधरी साहब। जब उन रियासतों के बारे में तय करने की बात आई तो उस समय के जो हमारे लीडर थे, कायद थे, उन्होंने कहा कि चलिए वहां पर आप इंतखाबात करा लीजिए, जो जहां जाना चाहे चला जाए। तो जिन्ना साहब ने कहा था, जानते हैं क्या कहा था? कि साहब क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान इंतखाबात करा के हुआ है, रायशुमारी करा के हुआ है? कहा नहीं। कैसे हुआ है? कि अंग्रेज हुक्मरान हैं, अंग्रेज रानी ने सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन बनाया, उसने अपनी मर्जी से लाइन खींच दी, सेंसस रिपोर्ट मंगा के। वो तो हिंदुस्तान आया भी नहीं, लंदन में बैठे बैठे नक्शे पे लाइनें खींच दी। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन पावर है। तो अगर ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन सॉवरेन पावर अपनी मर्जी से करता है तो रियासतों को अपनी मर्जी से तय करने दीजिए कि वो कहां जाएंगे। उन पर अपनी जमहूरियत क्यों थोपते हैं? तो कांग्रेसी लीडर जो थे वो फटाफट कह रहे थे कि ये मामला निपटे, मान गए। जिन्ना साहब जानते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे थे? ये वकील तो थे, अच्छी दलील दे लेते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से नवाब हैं, ऐसे बहुत से निजाम हैं
ऐसे बहुत से राजा हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन उनके नीचे जो रियाया रह रही है वो ज्यादातर अक्सरियत में हिंदू है। अगर आप हिंदू रियाया से पूछेंगे तो वो हिंदुस्तान कहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं नवाबों और निजामों से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग की फंडिंग करते हैं तो वो पाकिस्तान मांगेंगे। तो इसलिए ये हक इरादियत नवाबों और निजामों को दिया जाए, ये तारीख में दर्ज है साहब। इसीलिए चाहे वो जूनागढ़ का नवाब हो, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे निजाम हैदराबाद हो, इन सब ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हिंदुस्तान के पेट में आधा दर्जन पाकिस्तान बनाएंगे, दाएं और बाएं तो पाकिस्तान है ही। तब जिन्ना साहब से पूछा गया था कि साहब ये जो आपने जुआ खेल लिया है ये ठीक इसके उलट कश्मीर में है, वहां राजा हिंदू है और अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कहीं कश्मीर को आपने दांव पे तो नहीं लगा दिया? तो ये जिन्ना साहब का कहना था कि कश्मीर का सेब तो मेरी जेब में है। लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा 3 वजह से। जहां पर 70% अक्सरियत मुसलमानों की हो, हिंदुस्तान कैसे रख लेगा उसको जबरदस्ती? दूसरा, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, हम तो कभी भी घुस के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हैदराबाद तो बड़ी दूर है, भोपाल जूनागढ़ बहुत दूर है, कोल्हापुर बहुत दूर है, आरकोट बहुत दूर है, वहां तो फौजें नहीं जा सकती। इसलिए वहां के नवाबों और निजामों को इसके लिए दुरुस्त करना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत के जितने भी सड़क के रास्ते हैं वो पाकिस्तान होकर के जाते हैं। श्रीनगर, बारामूला, उड़ी, मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी निकलता है, जम्मू रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट निकलता है। जम्मू कश्मीर अपनी रसद, अपने नमक, यहां तक के मिट्टी के तेल के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। तो कहां जाएगा जम्मू कश्मीर, यह सोचा था उन्होंने। लेकिन जब सरदार पटेल ने इन सब नवाबों निजामों को ठीक कर लिया, समझाकर, बुझाकर, मनाकर, तो जिन्ना साहब को लगा कि अब कश्मीर भी कहीं हाथ से ना जाए, तो इन्होंने महसूद पठानों को, जो उस वक्त इस्कंदर मिर्जा की निगरानी में थे, गवर्नर थे वो फ्रंटियर के, बाद में आपके सदर रियासत बने पाकिस्तान के, उनके साथ बातचीत करके रवाना कर दिया कबायलियों को कश्मीर, जाओ माले गनीमत बहुत है, लूट के आओ। और साथ में अपने फौजी लगा दिए। मेजर अकबर खान, उन्होंने तो किताब लिखी है कि मैंने कश्मीर में कैसे जंग लड़ी, आप ही की पाकिस्तान फौज के मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनकी किताब पढ़ लीजिए। इस तरह आप फौजी कुव्वत से कश्मीर हथियाने जब दाखिल हुए जम्मू कश्मीर रियासत में 20 अक्टूबर 1947 को, तब कश्मीर के राजा ने, जो तब तक आपके जिन्ना साहब के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुका था कि मुझे वक्त दीजिए मैं तय करूंगा, वो हिंदुस्तान आया, उसने कहा कि मेरी हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान ने कहा कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी फौजें आप तक नहीं जा सकती, तो उसने कहा लीजिए, एक्सेशन किया, अब तो मैं आपका हिस्सा हूं, अब हिफाजत कीजिए। तो हिंदुस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर दाखिल हुई। उन कबायलियों को, उन पाकिस्तानी फौजियों को जो सादी वर्दी में कबायलियों के साथ घुल मिलकर घुसे थे कश्मीर, और वो कत्लो गारत का सिलसिला जो पुंछ में देखा गया, बारामूला में देखा गया, मुजफ्फराबाद में देखा गया, कोटली में देखा गया, मीरपुर में देखा गया, राजौरी में देखा गया, दिल दहला देने वाला है। तब हिंदुस्तान की फौजें पहली बार कश्मीर में दाखिल हुई, वहां के लोगों को तहफ्फुज देने के लिए जो लूटपाट और बर्बरियत का शिकार हो रहे थे कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के हाथों। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वहां का राजा इस बात के लिए जिम्मेदार था, ये उसकी आजाद हक था कि वो कहां जाए। उस हक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक्सेशन साइन किया भारत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको साइन किया, किसी हिंदुस्तानी ने साइन नहीं किया, अंग्रेज ने साइन किया। चलिए, लेकिन क्योंकि आप हमलावर थे और हमारे नेहरू साहब को कुछ शौक चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का, नया नया यूनाइटेड नेशंस बना था दूसरी जंग अजीम के बाद,
तो उन्होंने कहा चलिए जंग बहुत लड़ ली, 1.25 साल जंग चली गई। शेख अब्दुल्ला ने भी समझाया कि साहब मेरी जो बात मानते हैं वो कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं जो घाटी में रहते हैं। चौधरी हमीद साहब जैसे लोग मेरी बात नहीं मानते जो उस तरफ रहते हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए और हमारे पास जितना है उतना रख लिया जाए। तो नेहरू साहब ने भी हमारी बढ़ती हुई फौजों को जो खदेड़ रही थी, कबायलियों को भी और पाकिस्तान फौज को भी, आपको मालूम होगा पाकिस्तानी फौजें कबायली श्रीनगर तक घुस गए थे, सही कह रहे हैं, उनको वापस खदेड़ रही थी। बढ़ती हुई फौजों के कदम रोक लिए गए। 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर ऐलान करके हम लोग यूएन गए थे, इस उम्मीद से कि यूएन एक ईमानदार फैसला देगा। दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान पैदा होते ही अंग्रेज और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान सिएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, इन सब का हिस्सा बन गया कोल्ड वॉर में। तो उन सब लोगों को लगा कि ये हमारा ही पाला पोसा बनाया हुआ मुल्क है, हमारे लिए हमेशा फर्माबरदार रहता है, हमारी फौजें, हमारा असला, हमारी हर नखरे को उठाता है। तो पाकिस्तान के हक में यूएनओ में जितना कुछ कवायद की जा सके करें। उसमें भी जो रेजोल्यूशंस आए, चौधरी साहब आप तो काफी मारूफ हैं, आपने पढ़े होंगे, उसमें 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान एक हमलावर मुल्क है, वो अपनी फौजें हटाएगा। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान भी अपनी फौजें हटाएगा लेकिन उतनी रखेगा जितनी वहां पर इंतजामिया के लिए जरूरी है। तीसरी शर्त थी कि उसके बाद वहां पर रायशुमारी होगी। पाकिस्तान ने ही इन रेजोल्यूशंस को सबसे पहले रिजेक्ट किया, कहा हम अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। ये इसी सिलसिले में चलना था। जब पाकिस्तान ने अपनी फौजें हटाने से मना कर दिया तो हिंदुस्तान ने, भारत ने भी कहा कि हम एक हमला झेल चुके हैं, ये विश्वास के लायक, भरोसे के लायक नहीं है, तो जब तक इनकी फौजें नहीं हटेंगी हमारी फौजें नहीं हटेंगी। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर आया, वहां आपने बड़े पैमाने पर वहां की रियाया में तब्दीलियां की, पंजाब से भर भर के लोग घुसाए। हमारे यहां तो 370 लगाया गया और उसके तहत वहां पर जो जहां था वहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, नॉर्दर्न एरियाज बनाया, वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मीरपुर के लोग भाग भाग के विलायत चले गए, वहां भर भर के पंजाबी आ गए, नवाज शरीफ जैसे और रहमान मलिक जैसे और शेख रशीद जैसे। और उन लोगों ने फिर जब पूरा पलट दिया वहां के लोगों की जो डेमोग्राफी थी, जो एक तवाजुन था, अब आप कहते हैं कि साहब आधा हिस्सा हम एक सक्शकम वैली चीन को भी दे चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज को काट चुके हैं और आजाद कश्मीर में अपने लोग भर चुके हैं। अब आइए जरा रायशुमारी करा लें। 70 साल बाद अब आपको रायशुमारी याद आ रही है, जब अक़वाम महबूबा ने कहा था कि साहब रायशुमारी अब हो, तो तब आप मुकर गए थे। कि समय बहुत हो गया है। लेकिन उसके बाद मैं छोटी सी बात और कहता चलूं, क्यों खत्म कर लूं। जी जी। 1971 में एक बड़ी जंग हुई साहब इन दो मुल्कों में, हमारे और आपके मुल्क में, और उस जंग में अब क्या क्या हुआ मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। कश्मीर पे ही रहे। हाँ हाँ, तो कश्मीर के हवाले से एक शिमला समझौता हुआ और भुट्टो साहब ने कहा कि साहब आप हमारे 95,000 जो कैदी हैं उन्हें रिहा कर दीजिए। अगर मैंने कश्मीर पर किसी तरह की बात मानी आपकी तो मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब यहां से हमारे बीच जितनी भी बातें हैं, जितनी भी झगड़े हैं,
वो हम आपस में ही तय करेंगे, बाहर किसी कुव्वत का कोई दखल नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे ना, वो 1971 में ही इस मुआहदे से खारिज हो गए। लेकिन आप लोगों ने रट छोड़ी नहीं, तो 2009 में कोफी अन्नान ने फॉर्मली कहा कि अब उन रेजोल्यूशंस की कोई वुकत नहीं रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत पानी बह चुका है, सिंध में भी, जेहलम में भी, और सतलज में भी, और रावी में भी। तो अब थोड़ा होश के नाखून करने की जरूरत है।